खिदमत है कहानी हमजाद का 17वां हिस्सा। मैं हाल में बैठा हुआ था। दलाल बसजी अभी तक नहीं आया था। अचानक मैंने अपने दाएं हाथ में किसी हाथ का दबाव महसूस किया और मैं चौंक पड़ा। मेरे वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि मेरे बराबर दाएं नशिस्त पर बैठने वाला शख्स अमीनुल्लाह होगा। जिल्लुर रहमान, मुझे तुमसे अहम और ज़रूरी बात करनी है। मेरे साथ कुछ देर के लिए बाहर आओ। उसने मेरी तरफ झुकते हुए इंतहाई मध्यम लहजे में सरगोशी की। सिर्फ उसकी बात मैं ही सुन सकूं, उस शख्स के सबब एक बार मैं सख्त उलझन और परेशानी का शिकार हो चुका था। इसलिए मेरे दिल में आया कि उसे फिर पहचानने से इनकार कर दूं, सख्ती से झिड़क दूं। मगर उस वक्त सूरत ऐसी थी कि मैं खुद हर तरह गैर महफूज था और पहचान लिए जाने के बाद तो मैं और भी गैर महफूज हो सकता था। मेरे लिए कोई भी हंगामा खड़ा हो सकता था। इसलिए मैंने बेहतरी इसी में समझी कि मैं उसकी हर हिदायत पर अमल करूं। मैं उसके नशिस्त छोड़ने के चंद लम्हे बाद उठ खड़ा हुआ। हाल से बाहर निकलकर वो एक नीम तारीख सी राहदारी में पहुंचकर रुक गया जो उस वक्त सुनसान थी। हम पर ऐसा ही वक्त पड़ा है कि लोग हमें पहचानने से इनकार कर दें, लेकिन जिल्लुर रहमान अपने लहू की तहरीर को नहीं झुठलाना चाहिए। उसने दुख भरे लहजे में कहना शुरू किया, मैं कल भी तुम्हें पहचान गया था और आज भी पहचान चुका हूँ, और कल से अब तक हमने इस बात की तस्दीक भी कर ली है कि तुम वही हो जो हमने समझा और पहचाना है, क्योंकि तुम उसी फ्लैट में क़याम पजीर हो जहाँ पहले थे। तुम में फ़र्क इतना हुआ है कि अब तुमने बैसाखियों का सहारा छोड़ दिया है, लेकिन ये बहुत मामूली फ़र्क है। बाद में मैंने गौर किया तो खुद इस नतीजे पर पहुंच गया कि तुमने अपनी टांग का इलाज करा लिया होगा। अमीनुल्लाह कहे जा रहा था और मैं लाजवाब सा बिल्कुल किसी मुजरिम की तरह उसके रूबरू खड़ा था। मुमकिन है कि मुसलसल शिकस्तों ने तुम्हारी हिम्मत पस्त कर दी हो और अब तुम हमारा साथ ना देना चाहते हो, लेकिन एक बार अमीर अब्दुर्रहमान तुमसे मिलना चाहते हैं और इस वक्त तो तुम्हारे फ्लैट तक पहुंच चुके होंगे। तुम्हारा उस तकरीब में शिरकत करना यूं भी खतरनाक है। तुम्हें यहाँ से फौरन रवाना हो जाना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे हक में बेहतर है। तफसीलात का वक्त नहीं है, बताओ क्या तुम्हें यह बात मंजूर है? अमीनुल्लाह की बातों ने मुझे सख्त उलझन में गिरफ्तार कर दिया। उस तकरीब में शिरकत करना मेरे लिए क्यों खतरनाक हो सकता था, उस वक्त मैं कतई समझ न पाया, और मैंने सोचा कि वो मुझे यहाँ से रुखसत करने के लिए बहाना तराश रहा है। मुझे अब ज़हनी तौर पर मुजाहिदीन से कोई दिलचस्पी नहीं रही थी और मैं उनसे अपना पीछा छुड़ा लेना चाहता था। अमीनुल्लाह बहरहाल इस मकसद से बेखबर था जिसके लिए मैं यहाँ आया था। मैंने दिल में ख्याल किया कि अब तो ये कतई मुमकिन नहीं कि मैं अजनबियत का इजहार कर दूं और पहले की तरह उसे पहचानने से इनकार कर दूं। बेहतरी इसी में है कि मैं इसके सामने अजनबी ना बनूं, लेकिन साथ ही साथ मैं उसका ये मशवरा भी मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं था कि यहाँ से फ़ौरन अपने फ्लैट के लिए रवाना हो जाऊँ। इन तमाम बातों पर मैंने चंद ही लम्हों में तेज़ी के साथ गौर किया और उसे मुखातिब करके कहा, अमीनुल्लाह, मैं वाकई एकदम तुम्हें नहीं पहचान पाया था, इसलिए मैंने तुमसे अपनी शख्सियत छुपाई, लेकिन अब मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। इन अल्फाज के साथ ही मैंने अमीनुल्लाह के चेहरे पर इत्मीनान के आसार देखे। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरा इस तकरीब में मौजूदगी ज़रूरी है और ऐसा क्यों है ये तुम्हें बाद में मालूम हो जाएगा। फ़िलहाल मैं माजरत ख्वाह हूँ कि तुम्हारे मशवरे पर अमल नहीं कर सकता। मैं किसी और वक्त अमीर अब्दुर्रहमान से रब्ता कायम कर लूँगा। वो कहने लगा, मेरा फ़र्ज़ आप तक पैगाम पहुँचाना था, सो मैंने पूरा कर दिया, लेकिन एक बार मैं फिर कहूँगा कि आप चाहे अमीर से इस वक्त मिलना चाहें या ना चाहें, इस जगह से जल्द अज जल्द दूर हो जाएं। आप यहाँ से चले जाएं। अमीनुल्लाह ने अपने ढीले ढाले लिबास को दुरुस्त करते हुए एक बार फिर कहा, अपने अच्छे बुरे को समझने की अहलियत मुझ में है अभी अमीनुल्लाह। तुम शायद ये भूल गए हो कि अमीर अब्दुर्रहमान को मुझ पर कितना भरोसा था। इस मर्तबा मेरी आवाज़ में किसी कदर सख्ती थी, क्योंकि उसकी मुसलसल एक ही रट से मैं झंझला गया था। अमीनुल्लाह ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और एकदम तेजी से मुड़कर लंबे लंबे डग भरता हुआ हाल की तरफ बढ़ गया। न जाने वो मेरे लहजे से खफा हो गया था। उसे हाल में पहुंचने की यह जल्दी थी। कुछ देर बाद हम दोनों ही अपनी अपनी नशिस्तों पर वापस आ चुके थे, लेकिन पर्दा अब भी लहरा रहा था और पूरे हाल में चहमगोइयां हो रही थीं। लोग दलाल बसजी को बुरा भला कहने लगे कि वो अभी तक नहीं पहुंचा। मुझे अपनी नशिस्त पर बैठे चंद मिनट गुजरे होंगे कि अचानक स्टेज का पर्दा उठ गया। मैंने घड़ी देखी, पूरे 8 बज चुके थे, जबकि इस प्रोग्राम को 7 बजे शुरू होना था। मेरी नज़र स्टेज पर पड़ी। दलाल बसजी अपने मखसूस लिबास में स्टेज पर मौजूद था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं वक्त पर आ गया हूँ, उम्मीद है आपको जहमत नहीं करना उठाना पड़ी होगी, दलाल बसजी ने बुलंद आवाज में कहा। तुम्हें 7 बजे आना था और अब 8 बज रहे हैं, कोई झिंझला कर बोला। आप अपनी घड़ी देखिए, इस वक्त 7 ही बज रहे होंगे। इस वक्त ठीक 7 बजे हैं, दलाल बसजी की आवाज़ फिर गूंजी। उसी वक्त मेरे आसपास बैठे लोगों ने अपनी घड़ियां देखी। उनके चेहरों पर हैरत के आसार थे। मैंने भी अपनी पॉकेट वॉच निकाली और ये देखकर दंग रह गया कि उसमें वाकई 7 बज रहे थे। चंद ही लम्हे बाद पूरा हाल तालियों से गूंज उठा।
दलाल बसजी ने अपना पहला करतब दिखा दिया था। फिर स्टेज के दाएं बाएं से उसके दो साथी उस जैसे लिबास में नमूदार हुए और वो स्टेज से उतरकर हाल में आ गए। आप लोगों की घड़ियों में कुछ खराबी है, इसलिए उन्हें मेरे साथियों के सुपुर्द कर दीजिए। ये कुछ देर बाद आपको वापस मिल जाएंगी। दलाल बसजी ने लोगों को मुखातिब किया। लंबे पीले लिबादों में मलबूस दलाल बसजी के साथी तमाम हाल में लोगों से उनकी घड़ियां जमा करते रहे। फिर वो स्टेज पर चले गए। दलाल बसजी ने हाथ से कुछ इशारा किया और स्टेज के दाएं तरफ से एक साथी हथौड़ा और एक बड़ा सा तश्त लेकर नमूदार हुआ। उसने अपने साथियों से हासिल की हुई घड़ियां उस तश्त में डाल दी और एकदम उन पर हथौड़े बरसाने लगा। अरे अरे! कई लोगों के मुंह से बुलंद आवाजें निकलीं। गालिबन वो लोग जिन्होंने अपनी घड़ियां दी थी, लेकिन उन आवाज़ों का दलाल बसजी पर कोई असर न हुआ और वो अपने काम में मशगूल रहा। फिर उसके वही दोनों साथी वो तश्त उठाकर तमाम हाल में घूमे। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि उनकी घड़ियां हथौड़े की ज़रबों से टूट फूट कर रेजा रेजा हो गई थी। दलाल बसजी के साथी वो तश्त लेकर फिर स्टेज पर चले गए। तश्त स्टेज पर रख दिया गया और दलाल बसजी ने अपने लिबादे से एक स्याह कड़ा निकालकर उस पर ढक दिया। चंद लम्हों बाद वो होठों में कुछ बुड़बुड़ाया और तश्त पर से कड़ा खींच लिया। अब आप लोगों की घड़ियां हमेशा सही वक्त देंगी। मेरे साथी आपकी घड़ियां लेकर आपके तक पहुंच रहे हैं। आप अपनी घड़ियां वापस ले सकते हैं। दलाल बसजी के इन फिक्रों के साथ ही उसके साथी फिर स्टेज की सीढ़ियां उतरने लगे और फिर जैसे ही लोगों की नज़र तश्त पर पड़ी, पूरा हाल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। कुछ ही देर में उसके साथी फिर उसके पास पहुंच गए। मैं अब उसी तलाश में था कि मुझे कब ऐसा मौका मिले कि मैं उसकी किसी पुरस्कार कूद को बेकार करके उसे रसवाई से हमकनार कर दूं। और अब तक उसने जो कुछ किया था वो मेरे लिए अचानक और गैर मुतवक्के था। मैं समझ नहीं पाया था कि वो क्या करना चाहता है, वरना मैं फौरन हमजाद को तलब करके उसका पूरा मंसूबा चौपट कर देता। अब मैं संभल कर बैठ चुका था और अपने दिल में पूरी तरह यह इरादा कर चुका था कि इस मर्तबा मैं उससे कोई करतब नहीं करने दूंगा। मैं देख रहा था कि वो किसी नए करतब के लिए तैयारी कर रहा था और अब उसके हाथ में एक तेज चमकती हुई तलवार थी। मुझ समेत हाल में तमाम लोग बुरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो थे और ऐन उसी वक्त में अपनी नशिस्त पर उछल पड़ा। वो एक तेज धमाके की आवाज़ थी। मैंने उससे पहले सिर्फ इतना महसूस किया कि मेरी नशिस्त के बराबर बैठे हुए अमीनुल्लाह ने अपने ढीले ढाले लिबादे में हाथ डालकर कोई चीज़ निकाली, जिस पर मैंने कोई तवज्जो न दी। और फिर अमीनुल्लाह ने अचानक उस नशिस्त से उठकर वो चीज़ पहली सफ की तरफ उछाल दी, जहां गवर्नर और उसके मेहमान बैठे थे। वो गालिबन कोई खतरनाक आतशगीर मादा था। अगली नशिस्तों पर बैठे हुए लोगों के जिस्मों के चीथड़े उड़ गए। हाल में एकदम हंगामा मच गया। अफरा तफरी और भाग दौड़ शुरू हो गई। उसी वक्त किसी ने चीख कर कहा, हाल के तमाम दरवाजे बंद कर दो, कोई एक शख्स भी बाहर निकल कर नहीं जाना चाहिए। चीखने वाले का ताल्लुक यकीनन इंतजामात अफसरान में से रहा होगा, जिनके सपुर्द इस तकरीब के हिफाजती इंतजामात थे। चंद ही लम्हों में हाल के दरवाजे बंद कर दिए गए। कोई एक शख्स भी हाल से बाहर नहीं निकल सका। मैंने घबराई हुई नज़रों से चारों तरफ का जायजा लिया। लोग अपनी नशिस्तों पर उठ खड़े हुए थे और हाल में एक अजीब शोर और हंगामा बरपा था। स्टेज का पर्दा गिर चुका था और दलाल बसजी न जाने कहाँ गायब हो गया था। अब मैं समझ चुका था कि अमीनुल्लाह क्यों बाजिद था कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। उसकी नज़र में अब तक मैं ही उसका साथी था और वो यहाँ नहीं चाहता था कि उसके साथ मैं भी यहाँ फंस कर रह जाऊँ। मगर वो इस बात से लाइलम था कि अब उसकी और मेरी मंजिलें जुदा जुदा हैं। अमीनुल्लाह का मकसद बंगाल के गवर्नर और उसके मेहमानों को ख़त्म करना था और वह अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। अगली सफ की तरफ दस्ती बम फेंकते ही गालिबन वो हंगामे से फ़ायदा उठाकर खिसक लिया था, क्योंकि वो मुझे अपनी दाएं तरफ वाली नशिस्त पर नज़र नहीं आ रहा था और ना ही आसपास कहीं उसका पता था। शायद वो यहाँ से फरार होने की कोशिश में रहा हो, लेकिन धमाका होने के सिर्फ चंद लम्हों बाद ही हाल के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। इससे अंदाज़ा होता था कि शायद अमीनुल्लाह फरार होने में कामयाब नहीं हो सका। मैं अजीब तजब्जब और उलझन का शिकार था। हालात बिल्कुल गैर मुतवक्को तौर पर बदल गए थे। अब खुद मेरे लिए यहाँ से भागने या फरार होने का सबसे बड़ा मसला था। मुझे अंदाज़ा था कि एक एक मेहमान की तलाशी ली जाएगी और उस सूरत में अपनी शख्सियत छुपाना मुश्किल हो जाएगा। मेरी जेब में हिज हाइनेस नवाब दिलावर जंग बहादुर का दावतनामा था। दिलावर जंग जो भी रहा हो, उससे आला हुकाम का वाकिफ होना ज़रूरी था और तमाम ही आला हुकाम इस हाल में मौजूद थे। अफसरान के अलावा तमाम मोअज़्ज़िज़ हमवतनों को यहाँ से बगैर किसी रोक टोक जाने की इजाज़त है। मैंने एक अंग्रेज़ अफसर को स्टेज पर देखा, जिसने अंग्रेज़ी ज़ुबान में ये लफ्ज़ अदा किए। इसका मतलब ये था कि अंग्रेज़ों को शुबे से बालातर समझा गया था और यहाँ सिर्फ हिंदुस्तानियों को रोका जाने वाला था, क्योंकि वो एक ग़ुलाम कौम के फ़राद थे। मैं अंग्रेज़ों के इस तासुब पर खोल उठा, क्योंकि इस तकरीब में अंग्रेज़ अफसरान के अलावा दूसरे अंग्रेज़ अफराद मौजूद थे।
मेरे देखते ही देखते तकरीबन 1/4 हाल खाली हो गया। अब हाल में सिर्फ अंग्रेज हुकाम और हिंदुस्तानी रह गए। मुझे ये देखकर सख्त हैरत हुई कि उनमें से किसी ने अंग्रेज़ों के इस मुतअस्सबाना रवैये पर सदाए एहतजाज नहीं की। हालांकि उस हाल में जो लोग मौजूद थे वो मामूली हैसियत के लोग नहीं थे। अगली सफ़ के इर्द गिर्द एक दायरे की शक्ल में अफसरान मुस्तैद खड़े थे और उस सफ़ के पीछे वाली 2 सफ़ों को भी उन्होंने खाली करा लिया था। हाल के तमाम दरवाजे अभी तक बदस्तूर बंद थे और सदर दरवाजे पर मुसल्लह पहरेदार का हजूम था, जिनमें अक्सरियत अंग्रेज़ों की थी। उनकी बंदूकों की नालियां हाल में मौजूद लोगों की तरफ उठी हुई थी। न जाने क्यों मुझे खुद से ज़्यादा अमीनुल्लाह की फ़िक्र थी। मुझे तो बहरहाल हमजाद की पुरस्रार कुव्वतों की मदद हासिल थी, लेकिन अमीनुल्लाह कतई बेसहारा था। मुझे यकीन था कि अमीनुल्लाह भी मेरी तरह किसी का दावतनामा ले उड़ा होगा और जब दावतनामों की जांच पड़ताल होगी तो वो बहुत आसानी के साथ धर लिया जाएगा। एक इम्कान ये भी था कि मेरी ही तरह दूसरे लोगों ने उसे अगली सफ़ की तरफ कोई चीज़ फेंकते देख लिया हो। ये सूरत-ए-हाल उसके लिए और भी ख़तरनाक हो सकती थी। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया था कि एकदम उछल पड़ा। मेरी आंखों ने एक ऐसा ही मंजर देखा। स्टेज पर इस वक्त दलाल बसजी और उसके चेले नजर आ रहे थे, मगर चौंकने का सबब यह नहीं था, बल्कि मैंने उन लोगों के हमरा अमीनुल्लाह को भी देखा था, जिसे उन लोगों ने बुरी तरह जकड़ रखा था। यह स्टेज के पिछले दरवाजों में से भागने की कोशिश में था, मगर मैंने उसे ऐन वक्त पर पकड़ लिया। दलाल बसजी की आवाज़ हाल में गूंजी और उसके आवाज़ के साथ ही कई अंग्रेज़ अफसरान स्टेज की तरफ लपके। मेरी पुरस्रार कुव्वतें कहती हैं कि मैं उन गवर्नर और उनके मेहमानों का कातिल यही है। दलाल बसजी की आवाज़ सुनाई दी, यही है, यही है। हाल में मौजूद लोगों में से कई अफराद चीखने लगे। मेरे ख्याल के मुताबिक ये वही लोग थे जिन्होंने अमीनुल्लाह को दस्ती बम फेंकते देख लिया था। अमीनुल्लाह ने फरार होने के लिए यकीनन जहानत का सबूत दिया, मगर दलाल बसजी आड़े ना आ गया होता तो वो फरार होने में कामयाब हो जाता, मगर अफसरान स्टेज पर पहुंच चुके थे। कातिल ने तन्हा ये कारनामा अंजाम नहीं दिया था। यहाँ इसी हाल में उसका एक साथी और मौजूद है। दलाल बसजी की आवाज़ सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसकी आवाज़ के साथ ही तमाम हाल में सन्नाटा छा गया। अब खामोश रहने का वक्त गुजर गया था। मुझे फौरी बचाव के लिए कुछ ना कुछ करना था। मैं समझ चुका था कि दलाल बसजी मुझे फंसवाने के चक्कर में है। मैंने बगैर वक्त ज़ाया किए हमजाद को तलब किया और उसी वक्त दलाल बसजी चीखा। इसका साथी वो रहा। उसकी उंगली मेरी तरफ उठी हुई थी, लेकिन इतने लोगों के हजूम में एकदम पहचान लिया जाना नामुमकिन था और इस बात को गालिबन दलाल बसजी ने भी महसूस कर लिया। इसीलिए वो अंग्रेज़ अफसरान के हमरा स्टेज से उतर रहा था, लेकिन वो भी सीढ़ियाँ उतर कर एक कदम ही चला होगा कि तमाम हाल अचानक तारीकी में डूब गया और उसके साथ ऐसा मालूम हुआ जैसे हाल के तमाम दरवाजे खुद ब खुद खुल गए हों। दौड़ो, पकड़ो, भागो, खबरदार कोई हाल से बाहर न निकले। शोर बुलंद होता रहा। मैंने अपने दाएं हाथ पर एक नादीदा गिरफ्त महसूस की। निकल चलिए, हमजाद की आवाज़ मेरी समात से टकराई। अंधेरे में लोग एक दूसरे से उलझे हुए थे। चीखो पुकार, भाग दौड़, शोर, हंगामा। मैं बहुत जल्द हाल से निकलकर मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरता हुआ होटल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया और ये देखकर दंग रह गया कि उस छोटी सी गली में मेरी कार पहले से मौजूद थी और मेरा ड्राइवर रहमत खान स्टीयरिंग पर मुस्तैद बैठा था। मैंने बगैर कुछ कहे सुने जल्दी से कार का दरवाज़ा खोला और अगली नशिस्त पर बैठते ही बोला, चलो। गाड़ी रवाना हो गई। एक लंबा चक्कर काट कर वो दोबारा ग्रैंड होटल के सदर दरवाजे के सामने से गुजरी। मैंने कनखियों से देखा, होटल के दरवाजे मुसल्लह पुलिस फोर्स से भरे हुए थे। कार अब कलकपत्रा के सामने से गुजर रही थी। तुम पिछले दरवाजे की तरफ कैसे आ गए? मैंने बेख्याली में अपने ड्राइवर रहमत खान से पूछा। हजूर, कुछ देर पहले आप ही ने तो मुझे हुक्म दिया था कि मैं कार लेकर पिछले दरवाजे पर आ जाऊं। रहमत खान ने हैरत भरे लहजे में कहा। अरे हाँ, ठीक कहते हो, मैं भूल गया था, मैंने जल्दी से कहा। दरअसल मुझे उससे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। ये तमाम चक्कर यकीनन हमजाद ने चलाया होगा। रहमत खान ने मेरी नहीं हमजाद की आवाज़ सुनी होगी और वो होटल के पिछले दरवाजे पर कार ले आया होगा। इसके अलावा कुछ और मुमकिन नहीं था। मैं बाद में इस ख्याल की तस्दीक हमजाद से भी हो गई। हमजाद हाल में होने वाले हंगामे से वाकिफ हो चुका था और समझ चुका था कि अब कुछ देर बाद उसे तलब कर लिया जाने वाला है। इसीलिए उसने पहले ही से फरार का मंसूबा बना लिया था। कार अब धर्मतले को पीछे छोड़ती हुई लोअर चेत रोड पर दौड़ रही थी। वो किसी लड़की के कराहने की आवाज़ थी जिसने मुझे चौंका दिया। मैंने एकदम मुड़कर पीछे देखा और देखता रह गया। कार की पिछली सीट पर एक क़यामत ख्वाबिदा सुर्ख साड़ी में उसके जिस्म का गुलाबी रंग जैसे बाहर छलक पड़ रहा हो। उबरे उबरे होंठ, दराज पलकें, सावन की घटाओं जैसे बाल। मैं उसे देखकर चकरा गया। आखिर वो कौन थी और मेरी कार में किस तरह आ गई? रहमत खान की कार में मौजूदगी से इस तरह ताल्लुक था
जैसे उसे लड़की के बारे में कुछ खबर ही ना हो। लड़की की कराह यकीनन उसकी समाज से भी टकराई होगी, लेकिन उसने किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार नहीं किया। मेरे लिए उलझा देने वाली बात थी, मगर अब मैं रहमत खान से किसी किस्म का सवाल करके उसे शक व शुबे में मुब्तला नहीं करना चाहता था। इससे पहले कि मैं हमजाद से तफसीली गुफ्तगू न कर लूँ, इस लड़की के बारे में हमजाद ही मुझे मालूमात फराहम कर सकता था। लड़की गालिबन बेहोश या नीम बेहोश थी। उस लड़की को लेकर बहरहाल मुझे अपने फ्लैट पर ही जाना था और वहाँ रजिया मौजूद थी। वो मेरे हमरा किसी दूसरी लड़की का वजूद किस तरह बर्दाश्त कर सकती थी? मेरी उलझन का अलग सबब ये भी था, और ये सब ऐसा था जिसका बज़ाहिर कोई हल फिलहाल मेरी समझ में नहीं आ रहा था। कार रफ्ता रफ्ता ज़िक्रिया स्ट्रीट से करीब होती जा रही थी। मैंने रहमत खान से कहा कि कार इमारत के पिछले दरवाजे पर रोके, और मेरी हिदायत पर अब वो कार उसी पतली सी गली में मोड़ रहा था जिसमें उस इमारत का पिछला गेट था। गली वीरान थी। अब तुम जा सकते हो, रहमत खान कार रुकते ही मैंने दरवाज़ा खोलकर उतरते हुए कहा। रहमत खान मैंने खेज नज़रों से कार की पिछली नशिस्त की तरफ देखने लगा। गालिबन उसे तवक्को थी कि मैं उस बेहोश लड़की को अपने फ्लैट तक पहुंचाने के लिए उसकी मदद लूंगा। रहमत खान एक लम्हे के लिए रुका और फिर कार से उतरकर एक तरफ चल दिया। उसने जुबान से कुछ नहीं कहा। उसके जाते ही मैंने हमजाद को तलब किया। ये सब क्या तमाशा है? मैंने हमजाद के आते ही सवाल किया। मैं आपका मतलब नहीं समझा। हमजाद के लहजे में हैरत थी। ये लड़की कौन है और मेरी कार में कहां से आ गई? मैंने दोबारा सवाल किया। आपने दलाल बस्जी से इंतकाम लेने का ख्याल अपने जहन से निकाल दिया? हमजाद ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। फिर एक लम्हे रुक कर खुद ही बोला, ये सरोजनी है, राय बहादुर जसवंत लाल की लड़की और दलाल बस्जी की महबूबा। सरोजनी? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। लेकिन ये किस तरह हो गया? यहाँ इस हालत में आपका ज्यादा देर खड़ा रहना खतरनाक भी हो सकता है। आप अपने फ्लैट में चलिए, मैं इसे लेकर आता हूँ। इसके बाद आप मुझसे जो कुछ पूछेंगे वो आपको तफसील से बता दूंगा, हमजाद ने कहा। लेकिन फ्लैट में रजिया भी होगी और वह सरोजनी की मौजूदगी। अरे मैं इसका इंतजाम कर चुका हूँ, हमजाद ने मेरी बात काट कर कहा। यानी? मैंने हमजाद को सवालिया नजरों से कहा। वो सुबह से पहले होश में नहीं आएगी। हमजाद से ये फिक्रा सुनकर मैं तेजी से जीना चढ़ने लगा। फ्लैट का दरवाजा मैं बाहर से लगा गया था, ये जानने के बावजूद भी कि रजिया सुबह से पहले बेदार नहीं होगी। मैंने निहायत एहतियात से फ्लैट का ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। मेरे फ्लैट में दाखिल होते ही हमजाद भी दाखिल हुआ। फ्लैट में अंधेरा था। मैंने निहायत एहतियात से अंदर से दरवाजा बंद करके हमजाद को लालटेन रोशन करने के लिए कहा। चंद ही लम्हों बाद वो कमरा लालटेन की मध्यम रोशनी से जैसे बेदार हो गया। ये फ्लैट 3 कमरों पर मुश्तमिल था। रजिया अंदरूनी कमरे में थी। हमजाद ने सरोजनी को बैरूनी कमरे ही में मसहरी पर डाल दिया। वो अभी तक बेहोश थी। हाँ अब जाओ, मैंने आरामदेह कुर्सी पर नीम दराज होते हुए कहा। बर वक्त मैंने जो कुछ किया उसके सिवा कोई और सूरत वहां से बचकर निकलने की नहीं थी। हमजाद ने मुझे बताना शुरू किया। जैसे ही धमाका होने के बाद हाल के दरवाजे बंद कराए गए थे, मैंने रहमत खान को हुक्म दिया कि वो कार लेकर होटल के पिछले दरवाजे पर पहुंच जाए। रहमत खान ने सिर्फ मेरी आवाज़ सुनी थी। वो यही समझा कि उसे हुक्म देने वाले आप हैं। उसी वक्त मैंने उससे कहा कि अभी कुछ देर बाद मैं एक लड़की को लाने वाला हूँ। उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, इसलिए रहमत खान कार का पिछला दरवाज़ा खोल कर रखे। फिर जैसे ही आपने मुझे तलब किया, मैंने पहला काम ये किया कि हाल के तमाम फानूस और रोशनियाँ गुल कर दी और हाल के तमाम दरवाजे खोल दिए। इस काम में बमुश्किल मुझे 1 या 2 सेकंड लगे थे। फिर मैंने सरोजनी पर हाथ साफ किया और इसे बेहोश करके कार में मुंतकिल कर दिया और उसी लम्हे में आप तक पहुंच गया। हमजाद ने इतने कम वक्त में जो कारनामा सरअंजाम दिया वो यकीनन काबिल तारीफ था। हाल की रोशनियां गुल करके हाल के तमाम दरवाजे खोलना, सरोजनी तक पहुंचना, उसे अगवा करना और फिर कार में मुंतकिल करके दोबारा मेरे तक पहुंचने में उसने सिर्फ चंद लम्हे सर्फ किए थे। हमजाद की इस तेज़ रफ्तारी का ये पहला तजुर्बा था मेरा। हरचंद के मेरे में इल्म में पहले से था कि हमजाद की पुरस्रार कुव्वतों में से ये भी एक कुव्वत है कि वो निहायत मुख्तसर वक्त में बड़े से बड़ा काम कर सकता है। लेकिन इस वाक़े से पहले मुझे इस किस्म का कोई अमली तजर्बा नहीं हुआ था। अब मैं समझ चुका था कि लड़की की कराह सुनकर रहमत खान मेरी तरह क्यों नहीं चौंका था। लेकिन एक बात अभी तक तफसील तलब है, वो ये कि दलाल बस्जी इस बात से आगाह है या नहीं कि मैंने उसका शिकार उसे छीन लिया है। मैंने कुछ सोचकर हमजाद को मुखातिब किया। ये तो आपके इल्म में है कि दलाल बस्जी वहाँ आपकी मौजूदगी के बारे में बाखबर हो चुका होगा और आपकी वहाँ मौजूदगी उसके लिए ख़तरनाक हो सकती है। ये भी वो जानता था। इसी तकरीब से वो सरोजनी को अगवा करना चाहता था। आपके वहाँ होने से लाजमी तौर पर उसका माथा ठनका होगा। इसलिए उसने जब अमीनुल्लाह को गिरफ्तार कराया तो लगे हाथों आपसे जान छुड़ाने के लिए भी उसने एक चाल चली।
दलाल बस्जी अपनी पुरस्रार ताकतों से ये जान चुका था कि आप उसके शिकार पर हाथ साफ करने का इरादा रखते हैं, इसीलिए उसने पहले ही आपको रास्ते से हटा देना चाहा, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सका। वहां से आपके फरार और सरोजनी की गुमशुदगी के बाद दलाल बस्जी कतई तौर पर यह समझ जाएगा कि सरोजनी को आपने उड़ाया है। तो गोया मैं जीत गया, मैंने उससे अपना इंतकाम ले लिया। मेरी आवाज खुशी से कांपने लगी। मगर नहीं, अभी कहां, अभी तो एक मुहिम बाकी है। मैंने मसहरी पर बेहोश क़यामत की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम जाओ, लेकिन सुनिए, मुझे अभी आपसे कुछ और बात भी करनी है। नहीं, मैं इस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहता, मैंने हमजाद की बात काट दी। मगर ठहरो, ये बताओ इसे होश कितनी देर बाद आ जाएगा? अब से 10 मिनट बाद ये होश में आ जाएगी। मैंने उतनी ही देर के लिए इसे बेहोश किया था। मगर आपसे, अरे बस तुम अब जा सकते हो ना, मैं जानता हूं कि तुम मुझे मोहतात रहने की नसीहतें करोगे। जाओ, जिंदगी हर घड़ी एहतियात का नाम नहीं। ये कहकर मैं लड़की की तरफ मुतवज्जो हुआ जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी। यकायक मेरे कानों से एक गूंजदार आवाज टकराई, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। खतरे के एहसास के साथ ही मुझे हमजाद का ख्याल आया और फिर उसी के साथ ये होश भी कि मैं इस हालत में हमजाद को तलब नहीं कर सकता। जहन में ये ख्याल आते ही मैं तेजी से गुस्ल खाने की तरफ लपका, क्योंकि इससे पहले 2 मरतबा पहले मुझे तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल से वास्ता पड़ चुका था और मैं एक सख्त मुसीबतों में गिरफ्तार हो चुका था। मैंने गुस्ल खाने में पहुंचकर अपने जिस्म पर पानी डालने में देर नहीं लगाई, लेकिन जिस वक्त मैं अपने जिस्म पर पानी डाल रहा था, मैंने फ्लैट का दरवाज़ा खुलने और फ्लैट में भारी कदमों की आवाज़ें सुनी। मैंने जल्दी से उल्टे सीधे कपड़े पहने और जब मैं कपड़े पहन रहा था तो मैंने सरोजनी की कांपती हुई आवाज़ सुनी, वो उधर अंदर गया है, अंदर, उसी तरफ। उस आवाज़ के साथ ही मेरे होशो हवास गुम हो गए। मैं जल्दी में यह भूल ही गया कि सरोजनी का भी फ्लैट का दरवाज़ा खोल सकती है और यकीनन उसने फ्लैट का दरवाज़ा खोला होगा, वरना दरवाज़ा तोड़ने में कुछ देर तो लगती, और अगर दरवाज़ा तोड़ा जाता तो मैं उसकी आवाज़ ज़रूर सुनता। हमजाद, मेरे मुंह से घबराई आवाज़ निकली। मैंने दानिस्ता गुस्ल खाने का दरवाज़ा नहीं खोला था, क्योंकि भारी कदमों की आवाज़ों से मैं अंदाज़ा लगा चुका था कि पुलिस काफ़ी तादाद में मेरे फ्लैट के अंदर दाखिल हो चुकी है और गुस्ल खाने के बाहर भी वो लोग मौजूद हैं। वो पूरे फ्लैट में मुझे ढूंढ रहे हैं। उधर देखो, टॉयलेट में, किसी ने कहा। वो उधर शायद गुस्ल खाना है। और उसी वक्त हमजाद मेरे पास पहुंच गया। वो काफ़ी तादाद में, मैंने घबराई आवाज़ में कहा। अब आप बेफिक्र रहें, वो आपको हाथ नहीं लगा पाएंगे। आपका हमजाद आप तक पहुंच चुका है। इतना कहते ही हमजाद गायब हो गया। वो उधर भागा है। बैरूनी कमरे की तरफ कोई चीखा और उसके साथ ही कदमों की आवाज़ें दूर होती चली गई। अरे अरे, वो निकल गया, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, वो फ्लैट के बैरूनी दरवाजे से बाहर गली में भागा है। कदमों की आवाज़ें और दूर हो गईं। फिर मैंने तेजी से सीढ़ियां उतरने की आवाज़ सुनी। निकल कर ना जाने पाए, पीछा करो, किसी ने फिर कहा। मैंने ये महसूस करके कि अब फ्लैट में कोई नहीं है, निहायत आहिस्तगी से गुस्ल खाने का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया और तेजी से अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ा जहां मैंने रजिया को छोड़ा था। वो बदस्तूर अभी तक महवे ख्वाब थी। वहां से मुतमईन होकर बैरूनी दरवाजे में आया, बैरूनी कमरे में आया और ये देखकर हैरान रह गया कि कमरा खाली था, जबकि मेरे ख्याल के मुताबिक वहां सरोजनी को होना चाहिए था। मैं इसी शशोपंज में था कि हमजाद लौट आया। मैं उन्हें बहुत दूर तक छोड़ आया हूं और वो उस वक्त मेरी रोड की गलियों में चकराते फिर रहे हो। लेकिन यहां से अब फौरन निकलिए। मगर कहां? मैंने हमजाद की बात सुनकर सवाल किया। कहीं भी, मगर यहां रहना अब खतरनाक है। वो कुछ देर बाद ही दोबारा यहां हल्ला बोल देंगे, क्योंकि वो यहां रजिया को भी देख चुके हैं। हमजाद ने जवाब दिया। क्या यहां से फरार होने के लिए रजिया को होश में लाना जरूरी है? मैंने हमजाद से पूछा। हाँ, कतई। ये कहकर हमजाद अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ा। रजिया चंद लम्हे में होश में आ गई और फिर हमजाद के मशवरे पर मैं उसे लेकर इमारत की पिछली गली में पहुंच गया जहां मेरी कार खड़ी थी। लेकिन मुझे कार चलाना नहीं आती थी। मैं हिचकिचाया। आप स्टीयरिंग के सामने बैठिए तो सही, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए, हमजाद ने कहा। मैं कार का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और रजिया मेरे बराबर अगली नशिस्त पर बैठ गई। वो हैरान हैरान निगाहों से मुझे देख रही थी, मगर उसने अब तक कोई सवाल नहीं किया था। उस वक्त रात के तकरीबन 10:30 बजे थे। मैंने जैसे ही कार का दरवाज़ा बंद किया, कार का इंजन जाग उठा। मैंने देखा कि हमजाद के हाथ मुतहर्रिक थे। फिर कार एक धचके से आगे बढ़ी। बज़ाहिर स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, लेकिन दरअसल हमजाद कार ड्राइव कर रहा था और उसका सबब यह था कि वो ड्राइवर की सीट खाली देखकर लोगों को मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं करना चाहता था। कार की रफ्तार लम्हा ब लम्हा तेज होती जा रही थी। कुछ ही देर बाद कार एक आलीशान होटल के सामने जाकर रुकी। आप इस होटल में आसानी के साथ एक डबल बेडरूम हासिल कर सकते हैं। रुपए मैं आपकी जेबों में डाल चुका हूँ। मैं दानिस्ता आपको यहाँ कार में लेकर आया हूँ ताकि आप एक बाहैसियत शख्स मालूम हो।
हमजाद ने सरगोशी के अंदाज में कहा। कार रुकते ही 2-3 बैरे कार की तरफ लपके। वो समझ चुके थे कि यकीनन कोई बड़ा आदमी उनके होटल में आया है। उस जमाने में किसी के कार से उतरने के यही मानी थे। कुछ देर बाद मैं होटल के एक आरामदेह कमरे में पहुंच चुका था और अब मैं चाहता था कि रजिया जल्दी से फिर से सो जाए तो मैं हमजाद को तलब करूं, लेकिन रजिया थी कि मुझ पर सवालात की भरमार किए हुए थी। जैसे तैसे मैंने उसे मुतमईन किया और उसे सुला दिया। मैं जल्द से जल्द ये जानना चाहता था कि पुलिस वाले मेरे फ्लैट तक किस तरह पहुंच गए। मैं इस अरसे में सिर्फ इतना सोच पाया था कि इस सारे हंगामे में या तो अंग्रेजों के खिलाफ काम करने वाली खुफिया तंजीम का हाथ है या फिर दलाल बस्जी का। ये इम्कान बहरहाल था कि खुफिया तंजीम का कोई फर्द पकड़ा गया हो और उसने मेरा पता बता दिया हो, मगर यह सिर्फ एक कयास था। अलबत्ता दलाल बस्जी की तरफ से मैं पूरी तरह मशकूक था। वो अपना शिकार छीन जाने के बाद खामोश न बैठा होगा। आपने जो कुछ सोचा वह दुरुस्त है। इस तमाम हंगामे में दलाल बस्जी का हाथ है। मैं जब आपसे रुखसत होने वाला था तो उसी सिलसिले में आपको बताने वाला था, बल्कि आपको ये मशवरा देने वाला था कि यह जगह छोड़ दी जाए, मगर आप उस वक्त सरोजनी के ख्याल में इतने मुनहमिक थे कि आपने मुझे कुछ कहने की इजाज़त ही न दी। हमजाद ने मेरे तलब करते ही कहना शुरू कर दिया। मगर ये सब कुछ हुआ किस तरह? आला हुकाम को ग्रैंड होटल के हंगामे से निमटने में काफ़ी देर लगी थी। वो इसलिए भी चिल्लाए हुए थे कि हंगामे से फ़ायदा उठाकर अमीनुल्लाह भी उनके हाथ से निकल गया था। हमजाद से अमीनुल्लाह के बारे में जानकर न जाने क्यों मुझे खुशी हुई। मुझे उसके फरार हो जाने की खुशी थी। मैं अपने जज्बात हमजाद से ना छुपा सका। ये बहुत अच्छा हुआ कि वो फरार होने में कामयाब हो गया। वो यकीनन एक बहादुर शख्स है जिसने अपनी जान पर खेलकर गवर्नर और उसके मेहमानों को मौत की नींद सुला दिया, मैंने जज्बात से बोझल आवाज में कहा। जब आला हुकाम को होश आया तो उनके लिए एक और उलझन मौजूद थी। राय बहादुर जसवंत लाल की लड़की गायब थी। राय बहादुर ने अफसरान को तंग करके रख दिया क्योंकि वो बहुत बारसूख आदमी है और वायसराय तक से उसके ताल्लुकात हैं। लेकिन वक्त सूरत हाल क्योंकि संगीन नोयत की थी, गवर्नर और उसके मेहमानों का कत्ल कोई मामूली वाक़या नहीं था, इसलिए आला हुकाम पूरी तरह इस तरफ मुतवज्जो थे और राय बहादुर को सिर्फ तसल्लियों पर टरखा रहे थे। इस तमाम हंगामे में 2-2.5 घंटे गुजर गए। दलाल बस्जी भी उस वक्त तक वहीं मौजूद था। वो राय बहादुर जसवंत लाल से मिला और कहा, अगर राय बहादुर चाहे तो वो अपनी पुरस्कार कुवतों के जरिए सरोजनी का पता चला सकता है। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। राय बहादुर फौरन राजी हो गया। फिर दलाल बस्जी ने उन्हें आपके फ्लैट का पता बता दिया और यकीन दिलाया कि सरोजनी को अगवा करके वहीं ले जाया गया है और वो ही शख्स है जो गवर्नर उसके मेहमानों के कातिल का साथी है। कुछ देर बाद राय बहादुर जसवंत लाल के जरिए ये बात आला हुकाम तक पहुंच गई। मुमकिन था कि आला हुकाम सरोजनी की बाजियाबी में इतनी उजलत न करते, मगर ये जानने के बाद कि आपका ताल्लुक कातिल से है, वो फौरन यहाँ चढ़ दौड़े और फिर जो कुछ हुआ उससे तो आप वाकिफ ही हैं। हमजाद पूरी बात बताकर खामोश हो गया। इसका मतलब तो यह है कि हम यहाँ भी खतरे से बाहर नहीं। दलाल बस्जी हमारे इस रिहाइशगाह से भी वाकिफ हो सकता है। मैंने अपनी तशवीश का इजहार किया। हाँ, अगर वो चाहे तो ये मुमकिन है, हमजाद ने जवाब दिया, मगर वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो खुद आपकी तरफ से खौफजदा दिखाई देता है, वरना वो फौरन अपनी पुरस्रार इबादतगाह का रुख न करता। वो अब तक अपनी पुरस्रार इमारत में पहुंच चुका होगा ताकि आपका कोई पुरस्रार हमला उस पर कारगर न हो। चूहा है वो, मेरे मुंह से निकला। चूहे की तरह चुप रहा। मैं हमजाद से गुफ्तगू के दौरान यही सोच रहा था कि उसे उसकी ताज़ा हरकत का मजा चखाऊं, मगर वो मुझे तिलमिलाता छोड़कर अपनी पनाहगाह में दाखिल हो चुका था। उसका शिकार छीन कर भी मैं अभी मेरे इंतकाम की आग सर्द नहीं हुई, तो क्या अब मुझे फिर उसके बाहर निकलने का इंतज़ार करना होगा? मैंने हमजाद से पूछा। अब ज़रूरत ही क्या है, आप उससे इंतकाम तो ले चुके हैं, हमजाद ने जवाब दिया। क्या क्या कहा तुमने? मैं चीख पड़ा। क्या मेरा इंतकाम पूरा हो गया? हरगिज़ नहीं, अभी मेरे इंतकाम की आग नहीं बुझी। उसने मुझे जिस तरह बेइज्जत बेआबरू किया है, ये उसका बदला हरगिज़ नहीं, कतई नहीं। और क्या तुम उसकी ताज़ा हरकत भूल गए? मैं तैश में था। हमजाद सर झुकाए खामोश खड़ा था। ऐसे मौक़ों पर अमूमन वो खामोशी इख्तियार कर लेता था। मुझे बताओ कि मैं उस चूहे को उसके बिल से किस तरह निकालूं? फिलहाल आप आराम कीजिए, मैं सुबह तक सोच विचार करके कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ निकालूंगा। आप मुतमईन रहिए, हमजाद ने मुझे तसल्ली दी। ठीक है, तुम सुबह तक सोच लो, मैं किसी कीमत पर उसे माफ़ करने पर तैयार नहीं, अब तुम जा सकते हो। वो मेरी छठी हिस्सी थी जिसने मुझे खतरे का एहसास दिलाया और मैं बेदार हो गया। आंख खुलते ही मेरी नज़र एक स्याह वजूद पर पड़ी जो मेरे चेहरे के इंतहाई करीब था, इतना कि मैं उसके खदे ख्वाल वाज़े तौर पर देखने के काबिल नहीं था।
ایک دم مشینی انداز میں میرے ہاتھوں کو حرکت ہوئی اور میں نے سیاہ وجود کو اپنے چہرے سے دور دھکیل دیا۔ وہ سیاہ وجود رضیہ کے جسم پر سے ہوتا ہوا مسحری سے نیچے گرا۔ غراہٹ کی ایک بھیانک سی آواز نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ یہ غراہٹ کسی بھیڑیے کی غراہٹ سے مشابہ تھی۔ وہ سیاہ وجود ایک بار پھر اچھلا اور مسحری پر آ رہا۔ اس بار میں اسے دیکھ چکا تھا۔ مجھے اپنے خوف پر خود ہنسی آ رہی تھی۔ وہ ایک سیاہ بلی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے میرا یہ احساس ختم ہو گیا۔ سیاہ بلی نے میرے چہرے پر چھلانگ لگائی اور اگر میں فوراً چہرہ ایک طرف نہ ہٹا لیتا تو اس کے تیز دار نوکیلے پنجے میرے چہرے پر نقش و نگار بنا چکے ہوتے۔ میں ابھی بیٹھا ہی تھا کہ بلی نے پھر جست لگائی اور میرے گلے میں جھول گئی۔ اس نے غرا کر میری گردن کی طرف اپنے دانت بڑھائے اور میں کام کر رہ گیا۔ میں نے پوری قوت سے اسے ایک بار پھر دور پھینک دیا، لیکن اس کوشش میں میری گردن اور ہاتھوں پر اس کے پنجوں کی خراشیں آ چکی تھی۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ یہ بلائے ناگہانی میری جان کے در پہ ہے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ پورا کمرہ عجیب و غریب اور خوفناک غراہٹوں سے گونج اٹھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے 1 سے 2، 2 سے 4 اور 4 سے 6 بلیاں کمرے میں نظر آنے لگیں۔ وہ سب کی سب کبھی تو مجھ پر ایک ساتھ یلغار کرتی۔ میں اب مسحری سے اٹھ کر بیٹھ چکا تھا اور مجھ پر سخت گھبراہٹ طاری تھی۔ ایک بار تو میرے منہ سے ہلکی سی چیخ بھی نکل گئی۔ میں بال بچا تھا۔ مجھ پر بیک وقت 3 بلاؤں نے حملہ کر دیا تھا اور ان میں سے ایک کے تیز دانت میرے نخرے میں اترتے رہ گئے۔ میری چیخ نے رضیہ کو جگا دیا۔ وہ پہلے تو کچھ سمجھ نہ پائی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس عجیب و غریب منظر کو دیکھتی رہی۔ پھر اس پر نہ جانے کیا وحشت سوار ہوئی کہ اس نے ایک دم زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ رضیہ کیا کر رہی ہو؟ خود کو سنبھالو، میں نے بلیوں سے الجھتے ہوئے رضیہ سے کہا، مگر میری تنبیہ کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ غالباً وہ میرے لہو لوہان چہرے کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ بلیوں نے پنجے مار کر میری صورت بگاڑ دی تھی۔ میری گردن، چہرہ اور ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اسی اثنا میں حمزاد مجھے بری طرح یاد آ رہا تھا، لیکن ناپاکی کی حالت میں اسے کس طرح طلب کر سکتا تھا یہ تو میں سمجھ چکا تھا۔ معاملہ یقیناً پراسرار نوعیت کا ہے، ورنہ اگر یہ معمولی بلیاں ہوتی تو اب تک کبھی کی بھاگ چکی ہوتی۔ اب کمرے کے دروازے پر زور کی دستکیں سنائی دے رہی تھی۔ رضیہ کی چیخیں رنگ لائی۔ میں بلیوں سے الجھا ہوا تھا کہ رضیہ ایک دم آگے بڑھی اور کمرے کا دروازہ کھول دیا، اور اس کے ساتھ ہی جیسے مجھے ان بلیوں سے نجات مل گئی۔ وہ سب اچانک ہی نہ جانے کہاں روپوش ہو گئی۔ کمرے کے دروازے پر ہوٹل کا مینیجر اور آس پاس کے کمروں والے کھڑے حیرت سے میری ہیبت قضائی دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا آپ چیخی تھی؟ مینیجر نے رضیہ سے سوال کیا۔ وہ خوفناک بلیاں، رضیہ ہکلائی اور ایک دم لہرا کر گری۔ اگر میں فوراً آگے بڑھ کر اسے تھام نہ لیتا تو نہ جانے اس طرح بے سود ہو کر گرنے سے اس کے کہیں چوٹ آتی تو وہ خوف کی شدت سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اب ان لوگوں سے کچھ چھپانا فضول تھا۔ میں نے جو کچھ گزرا تھا انہیں منو ان بتا دیا۔ وہ سبھی حیرت سے میرا ناقابل یقین بیان سن کر رہ گئے۔ میں نے دیکھا کہ ان میں سے کئی کے چہرے پر خون کے آثار نظر آنے لگے۔ مینیجر نے بھی اس بات کو بھانپ لیا۔ جناب، یقیناً آپ کو وہم ہوا ہوگا یا آپ نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہوگا، ورنہ یہاں دوسری منزل پر بلیاں کہاں سے آ سکتی ہیں، جبکہ آپ کا کمرہ بھی بند تھا اور پچھلی دیوار سپاٹ ہے۔ کھڑکی کے راستے بلیوں کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مینیجر نے کہا۔ وہ غالباً ہوٹل میں قیام پذیر دوسرے افراد کے دل سے خوف کم کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ ہوٹل نہ چھوڑ جائیں۔ مجھے مینیجر کی بات پر غصہ آیا، لیکن میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی کسی نے مینیجر کو مخاطب کیا۔ اگر ان کا بیان غلط ہے اور بقول آپ کے انہوں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے تو ان کے چہرے پر گردن اور ہاتھ پر بلی کے پنجوں کی خراشیں کیوں نظر آ رہی ہے؟ اور پھر اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ ان کو وہم ہوا تھا تو یہ خاتون جو بے ہوش ہوئی ہیں، بے ہوش ہونے سے پہلے انہوں نے خوفناک بلیوں کا ذکر کیا تھا، وہ کیوں کیا تھا؟ اس شخص نے مینیجر کو لاجواب کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ اگر واقعی یہاں بلیاں تھیں تو وہ اب کہاں چلی گئی تھی؟ یہی تو سوچنے کی بات ہے۔ مجھے تو یہ کمرہ آسیب زدہ معلوم ہوتا ہے۔ اس شخص نے اپنی ناک پر اینک جماتے ہوئے مینی خیز انداز میں مینیجر کو دیکھ کر کہا۔ ایک قبولی صورت نوجوان شخص بول پڑا۔ سب لوگ اپنے اپنے سوال جواب اور بحث مباحثے میں لگے ہیں۔ کسی کو نہ تو انصاف کے زخمی ہونے کا احساس ہے اور نہ ان خاتون کے بے ہوش ہونے کا۔ مینیجر نے ایک بیرے کو بھیج کر فرسٹ ایڈ کا سامان منگوایا اور میں رضیہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اب اسے فرش سے اٹھا کر مسحری پر ڈال دیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی رضیہ کو ہوش آ گیا، مگر ہوش میں آتے ہی اس نے خوفناک بلیوں کی رٹ لگا دی اور میں نے بمشکل اسے تسلی دی کہ اب کسی قسم کا خطرہ نہیں۔
لوگوں نے رضیہ کے ہوش میں آنے کے بعد اس سے بھی میرے بیان کی تصدیق چاہی، لیکن میں نے انہیں روک دیا۔ اس طرح رضیہ کے دوبارہ خوف اور دہشت میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ تھا۔ ایک صاحب نے میری خراشوں پر بھی کچھ دوائی مرہم لگا دیا اور کچھ دیر بعد سبھی لوگ ہم دونوں کو تسلی دے کر رخصت ہو گئے، لیکن ان لوگوں کو رخصت ہوتے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ میں ایک دم اچھل پڑا۔ میں نے وہی غراہٹ سنی تھی۔ اب میں بغیر وقت ضائع کیے تیزی سے غسل خانے کی طرف بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے میں نے اپنے تعاقب میں آنے والی 4-5 بلیوں کے سیاہ ہیولے دیکھ لیے تھے۔ رضیہ میرے اس طرح اچانک بھاگ اٹھنے سے خوفزدہ ہو گئی۔ کیا ہوا وہ کہتی رہ گئی، اور میں اسی سرسے میں غسل خانے کے دروازے تک پہنچ گیا۔ رضیہ نے غالباً اس غراہٹ کو نظر انداز کر دیا یا جو میں نے سنی تھی، یا ممکن ہے اس نے سنی ہی نہ ہو اور اس نے غراہٹ کو کوئی اہمیت نہ دی ہو۔ اگر میں بھی پوری طرح چوکنا نہ ہوتا تو اس ہلکی سی غراہٹ پر کوئی دھیان نہ دھرتا، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے میں خطرناک خطرے سے دوچار ہو چکا تھا، اس لیے ہلکی سی آہٹ سننے کے لیے میری سماعت مستعد تھی۔ غسل خانے میں گھستے گھستے ان بلیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا، مگر اس مرتبہ میں پوری طرح ہوشیار تھا۔ میں نے ان کی حملے کی پرواہ کیے بغیر ایک دم تیزی سے نل کھولا اور پانی کی دھار کے نیچے کپڑوں سمیت بیٹھ گیا۔ میرے جسم کی پر پانی کی پہلی دھار پڑتے ہی بلیاں غراتی ہوئی غسل خانے سے بھاگی۔ میں غسل خانے سے باہر نکلا تو سر تا پا بھیگا ہوا تھا۔ سردی کے احساس سے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے حمزاد کو طلب کر لیا۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ مصیبت اور دکھ میں تھے، لیکن میں مجبور تھا، حمزاد نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے تمہاری مجبوری کا احساس ہے، غلطی میری ہی تھی، مجھے اس چوہے کی طرف سے محتاط رہنا چاہیے تھا، میں نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ ہی دیر میں حمزاد نے میرے لیے لباس فراہم کر دیا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ مجھ پر ہی پراسرار اور خطرناک حملہ دلال بزجی نے ہی کیا ہے، اور میرے اس خیال کی تائید حمزاد نے بھی کر دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس چوہے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ وہ اپنے بل میں گھسا ہوا ہے اور وہاں رہ کر مجھے ہر طرح کے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے اور جب چاہے مجھ پر حملہ کر سکتا ہے، میں نے طیش میں آ کر حمزاد سے کہا۔ مجھے ہرگز یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس قدر جلد انتقامی کارروائی کرے گا۔ دوسرا یہ کہ مجھے اس کی پراسرار قوتوں کا بھی اندازہ تھا۔ اس کی پراسرار قوتیں میرے ہوتے ہوئے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں گرفتار ہوتے تو وہ کبھی آپ پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے بھی آپ کی قوتوں کا اندازہ ہو چکا ہے، اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ کو مصیبت میں ڈال دیا، حمزاد بولا۔ نہ صرف مصیبت میں گرفتار کر دیا، بلکہ اگر میں بروقت جاگ نہ ہو جاتا تو وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ اس نے خود مجھے چھیڑا ہے، اس نے اپنے موت کو دعوت دی ہے، میں اسے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ اس کی روح بھی بلبلا اٹھے گی۔ میں نے اپنی خواہشوں سے اٹھنے والی ٹیسوں پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ تم نے اس سلسلے میں کچھ سوچا کہ اس چوہے کو اس کے بل سے کس طرح باہر نکالا جا سکتا ہے؟ میں نے حمزاد کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، ممکن ہے، اور اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، حمزاد نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ وہ یہ کہ اس کی پراسرار عبادت گاہ تباہ کر دی جائے۔ پھر دیر کس بات کی ہے؟ آج ہی رات، بلکہ ابھی تجھے یہ نیک کام انجام دینا چاہیے، میں نے بے تابی سے کہا۔ میں حمزاد سے گفتگو کرنے میں اتنا محو تھا کہ رضیہ کے وجود کو بھلا ہی بیٹھا تھا کہ وہ بھی اس کمرے میں موجود ہے اور اب تک جاگ رہی ہے۔ میں اس وقت چونکا جب رضیہ نے مجھے مخاطب کیا۔ یہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، رضیہ کی کانپتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا۔ حمزاد کی آواز سننے پر تو نہ قادر تھی، البتہ میں نے حمزاد سے جو کچھ کہا تھا وہ اس نے ضرور سنا تھا۔ کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، تم سو جاؤ، میں اپنی دنیا کی پراسرار قوتوں سے ہم کلام ہوں، میں نے بات بنا دی اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے تھپتھپانے لگا۔ سو جاؤ بھائی، سو جاؤ، تمہارے اعصاب تھکے ہوئے ہیں، تمہیں نیند کی ضرورت ہے۔ اب میں رضیہ کے سونے سے پہلے حمزاد سے ہم کلام ہونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں خاموش ہی رہا۔ رضیہ کسی معصوم بچی کی طرح سمٹ گئی اور تکیے میں منہ چھپا کر آنکھیں بند کر لیں۔ حمزاد ابھی تک کمرے میں موجود تھا، میرے حکم کا منتظر تھا۔ کچھ دیر بعد رضیہ بے خبر سو گئی تو میں بہت احتیاط سے اٹھ کر دوسرے کمرے کی طرف بڑھا تاکہ میری اور حمزاد کی گفتگو سے اس کی آنکھ دوبارہ نہ کھل جائے۔ ہاں، تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ دلال بزجی کی پراسرار عبادتگاہ کو تباہ کر دیا جائے، میں نے دوسرے کمرے میں پہنچ کر آرام کرسی پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا۔ میں یہ انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے یہ غور کر لینا چاہتا تھا کہ اگر کوئی اور سبیل نکل سکے تو بہتر ہے، حمزاد بولا۔ لیکن اس کی وجہ؟ تم اسے انتہائی قدم کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا اب بھی کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ میرا لہجہ سخت ہو گیا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایسا کرنے میں خود میرے وجود کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ میں کچھ عرصے کے لیے قطعی عضو معطل ہو کر رہ جاؤں، کیونکہ خبیث روحیں اس آسانی سے تو اپنا مسکن تباہ ہوتے ہی
देख गईं वो यकीनन मुझसे बरसरे पैकार होंगी। मुझे इतना यकीन तो है कि मैं उन पर भारी पड़ूंगा, लेकिन मुझे भी कुछ ना कुछ जिक्र जरूर उठाना पड़ेगी। हमजाद ने मुझे तफसीलात से आगाह किया। तो क्या तुम उन शैतानी और खबीस रूहों से खौफजदा हो? मैंने हमजाद सी आंखों में देखते हुए सवाल किया। नहीं नहीं, मैं तो अपनी तरफ से खौफजदा नहीं, मुझे आपकी फिक्र है। मेरी गैर मौजूदगी में आप कहीं किसी मुसीबत में गिरफ्तार न हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो इस सूरत में मैं आपकी कोई मदद करने के काबिल नहीं होगा। हमजाद ने बताया। वो मुसीबत तुम्हारी नज़र में क्या हो सकती है? मैंने पूछा। दलाल बस्जी की पुरस्रार इबादतगाह तबाह होने से उसकी पुरस्रार कुव्वतें बदस्तूर अपनी जगह मौजूद रहेंगी। सूरत यह होगी कि दलाल बस्जी के वहां से बाहर आने के बाद मैं कुछ अरसे के लिए बेकार होऊंगा। आप उसे बाहर इसलिए लाना चाहते हैं कि उस पर मेरे जरिए हमला कर सकें। वक्ती तौर पर आपका मकसद पूरा नहीं होगा, बल्कि आपको उस वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक मेरी पुरस्रार कुव्वतें दोबारा बरूए कार ना आ जाएं। इस अरसे में दलाल बस्जी आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि आप तो मेरे बगैर बेसहारा होंगे, लेकिन उसकी पुरस्रार कुव्वतें बदस्तूर उसके पास होंगी। हमजाद ये कहकर खामोश हो गया। हाँ हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। वो इस दौरान में मुझ पर कोई भी पुरस्रार हमला कर सकता है, जिससे मेरा बचना महाल होगा। मैंने राय जनी की। नहीं, ऐसा नहीं, उसके हमलों का तदारक भी मुमकिन है। मेरा मकसद कुछ और था, वो ये कि कहीं वो आपके पीछे यहाँ की पुलिस वगैरह को न लगा दे। अगर ये मुमकिन है कि उसके पुरस्रार हमले मुझ पर कारगर ना हो तो कोई फिक्र ना करो, जो होगा मैं भुगत लूंगा। हमजाद की बात सुनकर जैसे मुझ में जिंदगी आ गई। सोच लीजिए, अभी और बहुत सी बातें सोचने की हैं। अगर यही सब कुछ करना मकसूद है तो ये कल रात भी हो सकता है। हमजाद बोला। नहीं, अब वक्त ज़ाया करने से कुछ हासिल नहीं। उसने मुझ पर आज रात हमला किया है, उसे जवाब भी आज ही मिलना चाहिए, हर कीमत पर। जब कोई अमली कदम उठाया जाता है तो उसमें फ़ायदा तो होता ही है। मैं अब मज़ीद सोचना नहीं चाहता। मुमकिन है कि ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात मुझे बुज़दिल बना दे, और शेख करामत बुज़दिल कहलाए जाने से मरना ज़्यादा बेहतर समझता है। मेरी आवाज़ जज्बात की शिद्दत से भराने लगी। मैं आपके हुक्म से सरताबी नहीं कर सकता, जो आपका हुक्म। हमजाद ने मुतमईन लहजे में कहा। मैं आपके गिर्द एक हिसार कायम किए देता हूँ। यह मुतहर्रिक हिसार है, आपको किसी एक जगह महदूद होना नहीं पड़ेगा। इस हिसार में आप दलाल बस्जी के हर दीदा और नादीदा हमले से महफूज रहेंगे। उस रात हमजाद ने दलाल बस्जी की पुरस्रार इबादतगाह तबाह करने के लिए जाने से पहले मेरे चारों तरफ एक तेज चमकीला हिसार कायम कर दिया। मैंने उससे पूछा था कि क्या यह हिसार दूसरों को भी नजर आएगा, तो उसने बताया कि इसे सिर्फ आप ही देख सकते हैं, लेकिन इस हिसार में कोई दीदा या नादीदा वजूद दाखिल होकर जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए मुझे ये एहतियात रखनी है कि किसी शख्स के इतना करीब ना जाऊं कि वो हिसार की जद में आ जाए। इसलिए यह हिसार मुझे नजर आता रहेगा ताकि मैं मोहतात रहूं। अपने इर्द गिर्द ये अजीब व गरीब हिसार पुरस्रार देखकर मुझे खुशी का एहसास हुआ। हमजाद के रवाना होते ही मैंने एक तवील अरसे बाद अपने चश्मे तसव्वुर वाह की। मैंने दलाल बस्जी का तसव्वुर किया। मैं खुद अपनी आंखों से उसकी परेशानी और इज़्तिराब को देखना चाहता था। चंद लम्हों बाद ही दलाल बस्जी का चेहरा मेरी आंखों के सामने था। उसके चेहरे पर फिक्र और तरद्दुद के आसार थे। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थीं और उसके चारों तरफ मैं विषयों का हजूम था। फिर न जाने क्या हुआ कि वो एकदम उठ खड़ा हुआ। अशीता, वो चीखा। दूसरे ही लम्हे एक धुएं का गुबार सा उसके सामने लहराया और धुएं ने एक स्याह वजूद की शक्ल इख्तियार कर ली। दलाल बस्जी ने किसी नामानूस सी जुबान में उससे कुछ कहा जो मैं समझ न पाया, और अल्फाज सुनते ही वो स्याह वजूद गायब हो गया। अभी चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि मैंने एक अजीब शोर और हंगामा सुना, जैसे सैकड़ों खबीस रूहें बैक वक्त चीख पड़ी हों। इस शोर को सुनते ही दलाल बस्जी एक तरफ उछलकर भागा। कुछ ही देर बाद वो एक बदहैयत सी मूर्ति के सामने सजदा रेज था, और अगर वो कुछ देर और उसी तरह पड़ा रहता और एकदम चौंक कर उठ ना बैठता तो वो मनोवजनी मूर्ति उस पर गिर कर उसका काम तमाम कर देती। दलाल बस्जी की पुरस्रार इबादतगाह गिर रही थी, मुनहदम हो रही थी, और वो बेबसी से तिल मिलाने के अलावा कुछ और नहीं कर पा रहा था। मैंने आंखें खोल दी और दोबारा तसव्वुर की कुव्वत बुरुएकार लाकर हमजाद का तसव्वुर किया। मैं देखना चाहता था वो किस हाल में है, और फिर जैसे ही उसका चेहरा मेरे सामने आया मुझे एक जहनी झटका लगा। ना सिर्फ उसका चेहरा बल्कि उसका पूरा वजूद स्याह कोयले की तरह दिखाई दे रहा था। मुझे उसके चेहरे पर इंतहाई कर्ब और बेचैनी के आसार नजर आए, जैसे वो इंतहाई रूहानी अजियत से दोचार हो। उसके सामने मलबे का एक ढेर पड़ा था और उस मलबे से एक साया तेजी से निकलकर एक तरफ दौड़ा चला जा रहा था। उस साये के ताकुब में कई बिल्लियां थीं।
स्याह खौफनाक बिल्लियां। मेरे तसव्वुर ने उस साए का पीछा किया। मैं उसे करीब से देखना चाहता था कि वो कौन है। दलाल बसजी मेरे मुंह से निकला तो वो यहां से बचकर निकलने में कामयाब हो गया। मैंने सोचा और इसी के साथ मेरे तसव्वुर का सिलसिला मुनक़ता हो गया। दलाल बसजी की पुरस्कार इबादतगाह तबाह हो चुकी थी और अब वो गालिबन अपने लिए किसी नए ठिकाने की तरफ जा रहा था, मगर ऐसा ठिकाना जहां वो गैर महफूज होगा, जहां वो मेरे पुरस्कार हमलों से बच न पाएगा। ये सोचकर मेरा दुराने खून तेज हो गया। हमजाद को खुद अपनी आंखों से देखने और जानने के बावजूद भी कि वो मुमकिन है इस काबिल ना रहा हो कि मेरे तलब करने पर हाजिर हो सके और उसकी पुरस्कार कुव्वतें वक्ती तौर पर मफलूज हो चुकी हों, मैंने उसे तलब किया ताकि अपने उस ख्याल की हकीकत से आगाह हो सकूं कि आया ही वो वाकई उज़्व मुअत्तल हो चुका है या उसे कोई गजंद नहीं पहुंची, कोई ऐसी गजंद जिसने उसकी कुव्वतों को मफलूज कर दिया हो। लेकिन हुआ वही जिसका मुझे अंदेशा था। हमजाद मेरे तलब करने पर ना आ सका। हमजाद की गैर मौजूदगी में मुझे बहुत होशियार रहना था। हमजाद के बारे में जानने के बाद मुझे अब ये ख्याल आया कि मैंने उससे ये तो पूछा ही नहीं कि क्या उसे संभलने में कितना अरसा लगेगा। बहरहाल अब तो वो जितना अरसा भी गायब रहता, मुझे तन तनहा हालात का मुकाबला करना था। मेरे इर्द गिर्द चमकीला हिसार कायम होता था और इस सूरत में रजिया के पास नहीं जा सकता था। इसलिए मैंने बैरूनी कमरे में ही आराम कुर्सी पर नीम दराज होने को गनीमत जाना। अभी कुछ रात बाकी थी और मेरी पलकें नींद से बोझल होने लगीं। ये पूरी रात सख्त हंगामों में गुजरी थी। मेरे असाब अब सुकून चाहते थे, आराम चाहते थे। मैं आराम कुर्सी पर नीम दराज होते ही गाफिल हो गया। वो एक करबनाक चीख थी जिसने मेरे तमाम असाब को झंझोड़ दिया। मैं एकदम घबरा कर उठ बैठा और आंखें खोल दी और मैंने जो कुछ देखा काश वो मैं ना देखता। मेरा पहला इश्क, मेरी पहली मोहब्बत, मेरी महबूबा मेरी कुर्सी के करीब कोयला बनी पड़ी थी। एक ही लम्हे में मैं सब कुछ समझ गया। यकीनन यही हुआ होगा। काश मैं रजिया को पहले ही मोहतात कर देता। काश मैं उसे रात को ही बेदार करके ये बता देता कि वो मेरे करीब ना आए। उसने जागते ही मुझे अपने करीब ना पाकर मुझे तलाश किया होगा और फिर वो इस कमरे तक आई होगी और फिर उसका जो अंजाम होना था वो हो गया। चमकीले हिसार ने रजिया की जिंदगी नहीं, मेरी जिंदगी छीन ली। रजिया मेरी जिंदगी ही तो थी। वो हिसार जो दुश्मनों के लिए कायम किया गया था, उसने खुद से मेरा सब कुछ छीन लिया। उस हादसे के बारे में मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि रजिया मुझसे इस तरह बिछड़ जाएगी, यूं अचानक जुदा हो जाएगी। कमरे का दरवाज़ा न जाने कितनी देर से पीटा जा रहा था, मगर मैं तो जैसे पत्थर का होकर रह गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। कमरे की खिड़की से धूप छन छन कर आ रही थी और रजिया के जिस्म पर आड़ी तिरछी लकीरें बना रही थी। वो बिल्कुल किसी मुजस्मे की तरह कमरे के फर्श पर साकत पड़ी थी। उस वक्त मेरे जहन में कतई ये नहीं था कि जब लोगों को रजिया की पुरस्कार मौत के बारे में इल्म होगा तो वो क्या सोचेंगे, क्या क्या सरैयां करेंगे और मुझे किन मुश्किलों से दो चार होना पड़ेगा। मैं खोया खोया सा कुर्सी से उठा और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के बाहर लोगों का हजूम था, मगर नामालूम किसी की इतनी जुर्रत क्यों नहीं हो रही थी कि कमरे में कदम रख सके। क्या हुआ जनाब? वो चीख कैसी थी? खुदा ना सा क्या फिर आप पर या आपकी बेगम पर उन खौफनाक बिल्लियों ने हमला कर दिया था? एक नौजवान ने हिम्मत करके मुझसे सवाल किया। ये वही नौजवान था जिसने उस रात मेरी खराशों पर मरहम लगाई थी। मैं सर झुकाए खामोश खड़ा था, मेरी आंखों में आंसू थे। नौजवान ने मुझे खामोश देखकर फिर सवाल किया, क्या आपकी बेगम तो खैरियत से है ना? उनके सवाल ने जैसे मेरी रूह में निश्तर चुभो दिया। मैं तड़प उठा और मेरे रुखसानों पर आंसू बहने लगे। उसी वक्त शायद किसी की नजर अंदर कमरे में पड़ी। अरे अरे वो फर्श पर! वो शख्स हकलाया। उसके बाद शायद दूसरे लोगों ने भी उस शख्स की उठी हुई उंगलियों की सिमत देखा। इस अरसे में होटल का मैनेजर भी वहां पहुंच चुका था। वो सख्त घबराया हुआ था। मालूम होता था उसने आते ही लोगों से पूछा, मैंने सुना है कि इस कमरे में अभी किसी औरत के चीखने की आवाज़ आई, क्या यह सही है? मगर उसकी बात का जवाब देने की किसी ने ज़रूरत ही महसूस न की। सबकी निगाहें अंदर कमरे की तरफ उठी थी। गालिबन मैनेजर ने भी अंदाज़ा लगा लिया कि सूरत हाल संगीन है। अंदर कमरे में औरत की लाश है, किसी ने सरगोशी की। इतना सुनना था कि मैनेजर वहां से तेजी से रुखसत हो गया। मैं अभी तक उसी तरह कमरे के दरवाजे में खड़ा था। न जाने मुझे क्या हो गया था। अगर उस वक्त मेरे इल्म में आने वाले लम्हों के बारे में कोई तस्वर होता तो यकीनन मुझे इस मौके से फ़ायदा उठाकर यहाँ से फरार हो जाना चाहिए था। मेरे होशो हवास मुअत्तल होकर रह गए थे। रजिया की अचानक मौत ने मुझे सख्त जहनी सदमे से दो चार कर दिया था। न जाने मैं कब तक उसी तरह खड़ा रहता कि एक चेहरे को देखकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। वो चेहरा दलाल बसजी का था।
दलाल बसजी दो बावर्दी अंग्रेज अफसरान और दूसरे सिपाहियों के हमरा मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं मौके की नज़ाकत भांप गया, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। यही है। कुछ फासले पर ही दलाल बसजी ने उंगली उठाकर मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम भागने की कोशिश नहीं करोगे। एक देसी पुलिस अफसर ने अपने आकाओं की खुशनुदी हासिल करने के लिए मुझ पर रिवाल्वर तान लिया। तुम्हें यकीन है कि ये उस मफरूर कातिल का साथी यही है? अंग्रेज अफसर ने दलाल बसजी की तरफ झुकते हुए पूछा। यह फिक्रा उसने अंग्रेजी में अदा किया था। बिल्कुल जी, कतई यही है, मैं इसे हजारों में पहचान सकता हूँ, दलाल बसजी ने अंग्रेजी में ही जवाब दिया। इतना सुनते ही अंग्रेज अफसर ने भी पिस्तौल मुझ पर तान लिया और अपने मातहतों को हुक्म दिया कि गिरफ्तार कर लो इसे। लेकिन वो मंजर बड़ा अजीब था। जब एक देसी अफसर और एक अंग्रेज अफसर मेरे हाथों में हथकड़ियां डालने मेरे करीब आए, बस अचानक ही उनके हाथ से पिस्तौल छूट गए थे और वो दोनों चीख मारकर गिर पड़े और फिर उन दोनों के जिस्म कोयले में तब्दील होने में ज्यादा देर नहीं लगी। लेकिन मैं अपनी फतह पर मुस्कुरा भी नहीं सकता था, क्योंकि रजिया की मौत पर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैंने बराह रास्त दलाल बसजी को मुखातिब किया। कल रात तुमने अपना हशर देख लिया। मुझसे टकराने के एवज तुम्हें अपनी पुरस्रार इबादतगाह से हाथ धोने पड़े। दलाल बसजी, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे बराह रास्त टकराओ, झूठे सहारे और बहाने तलाश ना करो। ये तुम भी जानते हो कि अंग्रेजों के खिलाफ खुफिया तंजीम से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं। फिर नाहक और इन लोगों को क्यों मेरे पीछे लगाते हो? मैं यहां से जा रहा हूं। अगर तुम या तुम्हारे ये झूठे सहारे मुझे रोक सकें तो रोक लें, मगर अंजाम की जिम्मेदारी तुम पर होगी। और अगर तुम में हिम्मत है तो खुद मेरे करीब आकर देखो। मेरी आवाज में चैलेंज था। वहां मौजूद लोग अभी इन दो पुरस्रार मौतों का मुइम्मा हल न कर पाए थे कि किसी तीसरे शख्स की मौत ने आवाज दी और वो बड़े जोश के साथ मेरी तरफ बढ़ा था। लिहाजा उसका भी वही हशर हुआ जो उनसे पहलों का हो चुका था। लोगों की जिंदगियों से ना खेलें ऑफिसर, मैंने इस बार अंग्रेज अफसर को मुखातिब करते हुए कहा, मगर गालिबन वो उर्दू नहीं समझता था। उसने अपने करीब खड़े हुए देसी पुलिस ऑफिसर से पूछा कि मैंने क्या कहा। उस ऑफिसर ने मेरा अदा किया हुआ फिक्रा अंग्रेजी में दोहराया। एक लम्हे के लिए अंग्रेज अफसर के चेहरे पर गुस्से के आसार नजर आए और फिर उसके साथ एक धमाका हुआ। अंग्रेज पुलिस अफसर ने अपने पिस्तौल से मुझ पर फायर किया था, लेकिन उसके पिस्तौल की गोली हिसार से टकराते ही पिघल गई और वो आंखें फाड़े अपने फायर का हशर देखता रहा। पे दर पे उसने कई फायर किए। एक एक करके पुलिस के अलावा तमाम लोग वहां से खिसक चुके थे। उन्होंने अपने सामने 3 अफराद को कोयलों के मुजस्मों में तब्दील होते देखा था और फिर पिस्तौल की गोली का हशर देखकर तो दंग ही रह गए थे। उन्होंने इस नाकाबिले यकीन मंजर को अपनी आंखों से देखा था। अगर कोई उन्हें बताता तो शायद कभी उन बातों पर यकीन न करते, लेकिन अपनी आंखों देखे को किस तरह झुठला सकते थे। मैंने अब वक्त जाया करना मुनासिब ना समझा और तेजी से अंदर कमरे की तरफ बढ़ा। मैं यहाँ इस हाल में रजिया को नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने उसकी लाश अपने हाथों पर उठाई और कमरे से बाहर निकला। पुलिस वाले मुझे देखकर खौफजदा हो गए और फौरन इधर उधर सिमट गए, जैसे मेरे करीब होते ही वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। और ये हकीकत ही थी। मैंने देखा कि एक पुलिस वाला मेरे हिसार की जद में आने वाला है। मैंने कहा, दूर हट जाओ वरना तुम्हारी मौत की जिम्मेदारी मुझ पर ना होगी, मैंने चीख कर कहा। मेरी आवाज सुनते ही जैसे उन सब में जिंदगी आ गई। वो मुझसे चंद गज के फासले पर खड़े हो गए। डरो मत, इसे पकड़ लो, ये भागने ना पाए। एक अंग्रेज अफसर धाड़ा, लेकिन किसी पुलिस वाले के कान पर जूं तक न रेंगी। उन्होंने खुद अपनी आंखों के सामने 3 मौतें देखी थी। मेरे जज्बात उस वक्त बड़े अजीब थे। मेरे हाथों पर रजिया की लाश थी और मेरे चारों तरफ बेबस पुलिस और उनके हमरा मेरा दुश्मन जानी दलाल बसजी, जिसके चेहरे से अब हैरत का इजहार हो रहा था। गालिबन उसे मुझसे इतनी जबरदस्त पुरस्कार कुव्वतों की तवक्को नहीं थी। मैं बड़े इत्मीनान और सुकून से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और मेरे पीछे पीछे कुछ फासला देखकर अंग्रेज पुलिस अफसरान और उनके पीछे दूसरे सिपाही बढ़े। जीनों से उतरकर मुझे अंदाजा हुआ कि वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं अपने दिल ही दिल में कुछ और फैसला कर चुका था। मैंने तय किया कि जब तक रजिया के जिस्म को जमीन के सुपुर्द नहीं कर दूंगा, हरगिज किसी के रोके नहीं रुकूंगा। मैं होटल से निकलकर सड़क पर आ गया। करीब से गुजरती हुई एक घोड़ा गाड़ी वाले को मैंने आवाज दी और जब गाड़ी रुक गई तो मैं रजिया की लाश उठाए उसमें बैठ गया। कब्रिस्तान चलो, मैंने घोड़ा गाड़ी वाले से कहा। घोड़ा गाड़ी चल पड़ी और मैंने देखा कि पुलिस की एक वैन और एक जीप भी उस घोड़ा गाड़ी के ताकुब में है। होटल से बाहर आते ही वो लोगों ने मुझे हैरत से देखा और पुलिस लोगों को मुंतशिर न कर देती तो मेरे इर्द गिर्द हजूम लग जाता। लोग हैरत में डूबे हुए थे। घोड़ा गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखते रहे और फिर उन्होंने मेरे ताकुब में पुलिस की गाड़ियां देखी।
आबादी से कुछ दूर निकल आने के बाद अचानक एक पुलिस कार घोड़ा गाड़ी के सामने आकर रुक गई और उसमें से किसी ने चीख कर घोड़ा गाड़ी वाले से गाड़ी रोकने के लिए कहा। घोड़ा गाड़ी वाले ने रास्तें खींची और गाड़ी रोक दी। गालिबन पुलिस वाले ये चाहते थे कि मैं आबादी से बाहर निकल जाऊं तो वो मुझसे निपटें, ताकि इस हंगामे का शिकार दूसरे लोग ना हो सकें। पुलिस वैन और जीप भी रुक गई और उसमें से पुलिस वाले कूदकर बाहर निकल आए। घोड़ा गाड़ी वाले के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो गाड़ी से नीचे उतरो, कोई पुलिस अफसर चीखा। तुम मुझे रोक कर अच्छा नहीं कर रहे हो। अगर मैं गाड़ी से नीचे उतर आया तो ये तुम्हारे हक में बुरा होगा। मैंने भी उसी तरह चीख कर जवाब दिया। मेरे लहजे में धमकी थी, मगर मैंने महसूस किया कि मेरी धमकी का उन पर कोई असर नहीं हुआ। वो बदस्तूर घोड़ा गाड़ी को घेरे में लिए रहे। मैंने ये देखकर फिर बुलंद आवाज में कहा, मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे जाने दो, वरना फिर जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी खुद तुम पर होगी। लेकिन मेरे इस इंतबाह पर भी कोई अपनी जगह से ना हिला। कहर दरवेश पर जान दरवेश। मैंने रजिया के मुर्दा जिस्म को घोड़ा गाड़ी में डाला और नीचे कूद पड़ा। मेरे नीचे आते ही एक वक्त कई धमाके हुए। अगर तुम अपनी गोलियां इसी तरह जाया करना चाहते हो तो करते रहो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मुझे यहां ज्यादा देर तक रोकर गुस्सा ना दिलाओ, मैंने तेज आवाज में कहा, मगर उन पर तो शायद जुनून सवार हो चुका था। अंग्रेज अफसर ने चीख कर कहा, फायर। गोलियों की बाढ़ चली और फिर नाकारा हो गई। अच्छा तो फिर संभलो, अब तक मुझ पर हमला करते रहे हो, अब मेरा वारस हो। यह कहकर मैं तेजी से उनकी उठी हुई बंदूकों की तरफ लपका। फायर फिर हुए, मगर उनका हशर भी मुखालिफ नहीं था। मैं अब उनके नजदीक पहुंच चुका था और फिर वो अंग्रेज अफसर जो अपनी कार के करीब खड़ा हुआ फायर करने का हुक्म दे रहा था, मेरे हिसार की जद में आ गया। एक चीख बुलंद हुई और दूसरे लम्हे वो कोयला बना मेरे कदमों पर पड़ा था। मैंने हिकारत से उसकी लाश को ठोकर मारी और दूसरों की तरफ बढ़ा। उनकी टोली 20-25 अफराद पर मुश्तमिल थी, मगर अब उनमें दलाल बसजी नजर नहीं आ रहा था। वो गालिबन होटल से ही लौट गया था। उनमें से जो भी मेरे करीब आकर हिसार की जद में आता, चीख कर मौत के मुंह में पहुंच जाता। जब उनकी तादाद तेजी से घटने लगी तो वो बौखला उठे। अपने साथियों का हशर देखकर वो इतने खौफजदा हुए कि अपनी कारें और वैन भी वहीं छोड़कर पैदल ही एक तरफ चीखते हुए भाग गए। कुछ देर में मैदान साफ हो चुका था। अब मैं घोड़ा गाड़ी की तरफ पलटा और ये देखकर दंग रह गया कि घोड़ा गाड़ी वाला भी गायब था। मैंने इधर उधर नजरें घुमाकर उसे तलाश किया, मगर उसका दूर दूर तक कुछ पता नहीं था। इस तलाश और जस्तजू का एक बेहतर नतीजा जरूर बरामद हुआ। मुझे वहां से कुछ फासले पर दाएं तरफ एक कब्रिस्तान के आसार नजर आए। मैंने रजिया का जिस्म फिर अपने बाजुओं पर उठाया और उस तरफ पड़ गया। कुछ देर बाद मैं कब्रिस्तान में पहुंच चुका था। हर तरफ एक अजीब सी सोगवार वीरानी मुसल्लत थी। कुछ दूर मुझे एक नीम पुख्ता सा कमरा बना नजर आया, जो यकीनन गोरकन के लिए बनाया गया था। मैं रजिया का जिस्म उठाए उसी तरफ चल दिया। मैंने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हे बाद ही एक मुतवस्सित उम्र का आदमी बाहर निकला और मुझे इस तरह एक लड़की की लाश उठाए देखकर उसकी आंखों में शको शुबे के साए से लहराते दिखाई दिए। मुझे इस लड़की को यहाँ दफन करना है, मैंने उसकी हैरत और शको शुबे को नजरअंदाज करते हुए कहा। लेकिन कफन और इसे इन्हीं कपड़ों में दफनाना है, मैंने उसकी बात काट दी। लेकिन वो फिर कुछ कहते कहते रुक गया। मैंने रजिया की लाश एक पुख्ता कब्र पर रखी और जेब में हाथ डालकर जितने रुपए भी हाथ में आ सके गोरकन की तरफ बढ़ा दिए। ये लो तुम्हारी उजरत है। इतने सारे रुपए देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसे सारी जिंदगी एक मैयत के कफन दफन के इतने रुपए नहीं मिले होंगे। मैंने रुपए उसकी तरफ उछाल दिए। मैं अभी आया। वो रुपए लेकर अंदर कमरे में चला गया। कुछ देर बाद जब वो लौटा तो उसके हाथ में कुदाल और फावड़ा नजर आ रहा था। उसने बहुत तेजी दिखाई और बहुत जल्दी कब्र तैयार हो गई और मेरे कुछ मजीद रुपए देने पर उसने अपने ही पास से तख्तों का इंतजाम भी कर दिया। मैंने तन तनहा रजिया की लाश कब्र में उतारी। गोरकन ने मेरा हाथ बटाने की कोशिश की, मगर मैंने सख्ती से उसे दूर रहने की ताकीद की, क्योंकि मैं उस गरीब की जिंदगी नहीं लेना चाहता था। जब मैं रजिया की लाश कब्र में उतार चुका था तो मेरी आंखें फिर भर आईं। मुझे अब दीदा देखकर गोरकन तसल्ली देने लगा। अब वो तख्ते लगा रहा था। कुछ देर बाद कब्र तैयार होगी। रजिया के जिस्म को मैंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सुपुर्दे खाक कर दिया था, क्योंकि मैं उसकी लाश की बेहरुमती नहीं चाहता था। न जाने क्या सोचकर मैं उसकी कब्र के पास ही बैठ गया और गोरकन से जाने के लिए कहा। पहले तो वो कुछ ना समझा, मगर जब मैंने सख्ती से जाने के लिए कहा तो वो अपने कमरे की तरफ चला गया। वो मुझे अजीब अजीब सी नज़रों से पलट पलट कर देखता जा रहा था। हाँ, मुझे अब तक याद है कि मैं रजिया की कब्र पर जी भर के रोया था।
रज़िया के जुदा हो जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे उससे कितनी शदीद मोहब्बत थी। जिस तरह औरतें अपनी ज़िंदगी में पहली बार आने वाले मर्द को नहीं भूलती, शायद यही हाल कुछ मर्दों का भी है। वो भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार आने वाली औरत को नहीं भूलते, और कोई भूले ना भूले, मेरा एहसास यही था। मुझे इस हालत में पड़े हुए काफ़ी देर हो गई। मुझे हमजाद का ख्याल आया। खुदा मालूम वो कितने दिन के लिए बेकार हो चुका था। अचानक ही मेरे जहन में ख्याल आया, मैं हमजाद को बुला तो सकता नहीं, लेकिन कम से कम उसे देख तो सकता हूँ कि वो किस हाल में है। इस ख्याल के साथ ही मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने तसव्वुर की कुव्वत को आजमाने लगा। मैंने हमजाद का तसव्वुर किया और उसका चेहरा मेरे सामने आ गया। मगर दोस्तों, इस कहानी का अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए